हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर पोल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तनाव क्षेत्र से रिलेटेड, वो बुकेज लैंग्वेज थी, लेकिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ हैंड रिटन नोट्स। कुछ बच्चों को तकलीफ़ हो रही थी उस बुकेज लैंग्वेज को लर्न करने में, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि तनाव क्षेत्र क्या है, इसके उदय व पतन के कारण बताइए। तो तनाव क्षेत्र को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसके उदय और पतन के कारण बताएंगे। कि तनाव क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी की स्थिति कही जा सकती है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव है उसको कम करने के लिए तनाव क्षेत्र एक वर्ड का यूज़ किया गया है। इसमें तनाव क्षेत्र सामान्य स्थिति नहीं कहा जा सकती, मतलब ये कोई सिंपल जो स्थिति है उसको नहीं कही जा सकती। मतलब 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्यवहार में आए परिवर्तन को देतांत या तनाव क्षेत्र का नाम दिया जाता है। मतलब कि इनके जो शीत युद्ध चल रहा था इन दोनों के बीच में, जो पहला चरण था शीत युद्ध का 1947 से 1953 तक चला था, और दूसरा शीत युद्ध चला था 1953 से 1963 तक। तो ये जो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ में के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव की जो कमी आई थी। तनाव जो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था उसमें तनाव की इसमें कमी आई थी। तनाव क्षेत्र को जो शीत युद्ध है उसका तीसरा चरण भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब शीत युद्ध का जो दूसरा चरण है उसके बाद ये तीसरा चरण यूज़ हुआ था देतांत या तनाव क्षेत्र को तीसरा चरण भी कहा जा सकता है शीत युद्ध का। इस टाइम पे तनाव की कमी आई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। इस शब्द का प्रयोग शीत युद्ध के संदर्भ में पूर्व पश्चिमी तनाव को कम करने के लिए किया गया था। पूर्वी और पश्चिमी, मतलब पूर्वी जो था पूर्वी तनाव मतलब सोवियत संघ, और पश्चिमी जो थी महाशक्ति वो थी अमेरिका की। उनके तनाव को कम करने के लिए इस शब्द का यूज़ किया गया था। शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन तनाव में निश्चित कमी आई थी। मतलब शीत युद्ध पूरी तरीके से इसमें समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि तनाव क्षेत्र कंप्लीट होने के बाद शीत युद्ध का चौथा चरण भी आया था, जिसे नवविश्व युद्ध कहा जाता है। तो जब इसमें शीत युद्ध जब समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन इसमें जो तनाव है उसमें कमी आई थी कुछ हद तक, और समझौते के संकेत मिलने आरंभ हो गए थे। मतलब इसमें इन दोनों के बीच में समझौता जो था उसके साइन नज़र आने लग गए थे। तनाव में कितनी कमी आई थी यह तो नहीं नापा जा सकता, लेकिन यह पूर्व पश्चिमी संघर्ष के परिवेश में परिवर्तन कहा जा सकता है। मतलब जो पूर्व पश्चिमी संघर्ष है इन दोनों के बीच में जो चल रहा था संघर्ष, उसमें परिवर्तन आया था काफ़ी हद तक, ये कहा जा सकता है इसमें। कोरल बेल के अनुसार, मतलब हम थोड़ा सा डेफिनेशन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोरल बेल ने क्या कहा था। तो कोरल बेल के अनुसार ये था कि तनाव क्षेत्र से अभिप्राय है कि तनाव में सोच समझकर व जानबूझकर की गई कमी। मतलब कि इनका मानना ये था कि तनाव क्षेत्र उसे कहा जाता है तनाव में, मतलब जो अचानक से कोई कमी नहीं आई थी, उसमें सोच समझकर और जानबूझकर उसमें कमी लाई गई थी। इसका आशय है कि तनाव में शिथिलता अचानक नहीं आई, यह निश्चित प्रयासों का परिणाम थी। मतलब काफ़ी टाइम से ये प्रयास चल रहा था इन तनावों को कम करने के लिए, तब जाके इसका परिणाम नज़र आया था तनाव क्षेत्र के रूप में। कोरल बेल की तनाव क्षेत्र की समीक्षा में केवल अमेरिका और सोवियत संघ पर ही नहीं, वरना इन दोनों देशों तथा चीन के बीच तनाव में कमी पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। मतलब कोरल बेल के अनुसार ये था कि उन्होंने ये जो तनाव क्षेत्र की समीक्षा की थी उसमें ये कहा गया था कि अमेरिका और सोवियत संघ के साथ साथ चीन के साथ भी उनकी जो तनाव है उसमें कमी आई थी, उस पर भी फोकस किया गया था इनका। तो इसमें तनाव क्षेत्र के उदय के कारण बताए गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहला कारण तो ये था कि आर्थिक विकास। मतलब कि क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों को सबक दिया कि वह परस्पर उलझकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पतन की ओर धकेल रही है। मतलब जब 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोवियत संघ और अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से उसको ये सबक
मिला था कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसलिए सोवियत संघ और अमेरिका ने इस बात को समझते हुए अपनी आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाया। मतलब कि जो सोवियत संघ या अमेरिका ने दोनों इस बात को समझे कि अगर इन्होंने लड़ाई करी या शीत युद्ध अगर इनकी शुरुआत रही, शीत युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों को ही नुकसान होगा। इसलिए ये अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नीति को अपनाया था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को उन्होंने अपनाया था, जिसमें शांति के संकेत मिलने इसमें शुरू हो गए थे। दूसरा पॉइंट है कि परमाणु युद्ध का भय, मतलब कि परमाणु अस्त्र की जो भयानकता ने दोनों देशों को डरा कर रख दिया था कि यह युद्ध भयंकर परिणाम वाले होंगे और दोनों की जान माल को काफ़ी नुकसान होगा। परमाणु युद्ध एक दूसरा कारण ये था कि जब इन दोनों ने परमाणु अस्त्रों का उपयोग करना शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दोनों देशों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ था और इन्हें इस बात का भी डर था कि अगर युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में तो दोनों की जान माल को काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने शांति की दिशा में पहल करनी शुरू कर दी थी, जिसमें शिथिलता आई थी, तनाव शिथिल्य में कमी आई थी। जो तनाव शिथिल्य मतलब तनाव में इन दोनों की कमी आई थी, जिसमें तनाव शिथिल्य का उदय हुआ था। शिथिल्य मतलब कमी आना। तो थर्ड पॉइंट है कि कच्चे माल की आवश्यकता, मतलब अमेरिका ने यह महसूस किया कि उद्योगों के लिए कच्चा माल सोवियत संघ ही प्राप्त किया जा सकता है। उस टाइम पे सोवियत संघ से ही कच्चा माल प्राप्त हो रहा था अमेरिका को, इसलिए उसने अपनी अर्थव्यवस्था की विकास करने के लिए कच्चे माल पर ही निर्भर है। मतलब उसको ये लगा था कि जो कच्चा माल है सोवियत संघ से ही प्राप्त होगा और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास करने के लिए भी कच्चा माल की उसको ज़रूरत है, इसलिए वो कच्चा माल पे ही निर्भर था उसकी अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए। और सोवियत संघ से व्यापारिक संबंध बढ़ाने से ही कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका को ये महसूस हुआ था कि सोवियत संघ से अगर वो व्यापारिक संबंध बनाए रखेगा तो इसीलिए उसको कच्चा माल प्राप्त होता रहेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। इसी कारण से अमेरिका ने टकराव का रास्ता छोड़ने की बात अपना ली, मतलब टकराव का रास्ता इसने छोड़ दिया था। फोर्थ पॉइंट है साम्यवादी गुट का ढीलापन, मतलब कि चीन और सोवियत संघ में भी परस्पर मतभेद पैदा हो गए थे। मतलब सोवियत संघ और चीन के बीच में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई के युद्ध के माहौल बन गया था, जिसकी वजह से सोवियत संघ को महसूस हुआ कि चीन से मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ को पश्चिमी राष्ट्रों से मित्रता करना ज़रूरी है। मतलब कि चीन और सोवियत संघ के बीच में जब युद्ध की स्थिति बनी थी तो सोवियत संघ को ये महसूस होने लगा था कि चीन से अगर वो मुकाबला करेगा तो हार जाएगा अकेले में। उसको ज़रूरत पड़ी थी अमेरिका पश्चिमी राष्ट्रों की उसको ज़रूरत थी चीन से लड़ाई करने के लिए, इसलिए उसने अमेरिका विरोधी रुख छोड़कर नरम व्यवहार करने लगा था। मतलब अमेरिका के विरुद्ध होने के बजाय उसके फेवर में हो गया था, उससे मित्रता अपना ली थी, मित्रता का हाथ बढ़ा लिया था आगे। फिफ्थ आता है कि गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका, मतलब कि गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों देशों अमेरिका और सोवियत संघ को शीत युद्ध से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया था। जो गुट निरपेक्ष देश थे, मतलब जिनमें भारत भी शामिल था गुट निरपेक्ष देशों में, उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ को ये बताया था कि उसको निकलने के मतलब सोवियत संघ को शीत युद्ध को बाहर निकलने के लिए उन्होंने प्रेरित करा था। लेकिन दोनों गुटों में शामिल देश एक एक करके गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ने लगे थे। मतलब कि जो दोनों गुट है उसमें शामिल देश करके गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ने लगे थे। जो दोनों गुट में शामिल जितने भी देश थे वो गुट निरपेक्ष देशों में उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया था। इससे दोनों गुटों को विश्व राजनीति में अपनी पकड़ ढीली होती हुई नज़र आई। मतलब कि जो दोनों गुट थे उनमें दोनों गुटों से जितने भी जो राष्ट्र जुड़े हुए थे उन्होंने तो साथ छोड़ दिया था गुटों का, इसलिए उनकी जो राजनीति में थी, विश्व राजनीति में उनकी पकड़ जो ढीली महसूस होने लगी थी। इससे दोनों गुट पहले दुनिया को छोड़कर यथार्थ दुनिया में वापस लौट गए। मतलब कि जो पहले इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी, शीत युद्ध का दौर जो चल रहा था, वो छोड़ के इन्होंने वापसी ले ली थी, अपनी मित्रता फिर से शुरू कर दी थी। उन्होंने गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका की प्रशंसा करनी शुरू कर दी थी। मतलब कि जो गुट निरपेक्ष देश थे उनकी भूमिका इसमें जो इन्वॉल्व थी उनकी प्रशंसा इन्होंने शुरू कर दी थी। प्रशंसा मतलब उनकी तारीफ़ें करना, उनको प्रेज़ करना। इससे दोनों गुटों में तनाव कम होने लगा था। इन्होंने मित्रता का रुख ले लिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा आखिरी में पॉइंट्स लिख सकते हैं कि तनाव शिथिल्य का मुख्य उद्देश्य यूरोप में तनाव को कम कर सामान्य संबंधों की दिशा में कार्य करना था। मतलब कि तनाव शिथिल्य का सबसे
ज़्यादा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि यूरोप में जो जर्मनी है उसके तनाव को कम करने के लिए ये इनको सामान्य संबंधों की दिशा में उनका कार्य करना था। इन दोनों के बीच में संबंधों को बनाए रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य था तनाव शिथिल्य का। 1960 के दशक में तनाव शिथिल्य आने लगी थी, मतलब 1960 में तनाव शिथिल्य की आने लगी थी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बर्लिन के भविष्य तथा जर्मनी के 2 देशों में विभाजित होने का था। जब तनाव शिथिलता कब आई थी? 1960 में, क्योंकि 1963 तक शीत युद्ध चला था, क्योंकि स्टार्टिंग थी तनाव शिथिल्य की। स्टार्टिंग में जब तनाव शिथिलता जब आने लगी थी इन दोनों के बीच में, तब जाके 1963 में दूसरा जो शीत युद्ध था वो समाप्त हुआ था, जिसमें तनाव शिथिल्य जो तीसरा चरण है उसका शुरुआत हुई थी उससे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि बर्लिन का जो भविष्य है उसको लेके, और जो जर्मनी है उसके 2 देशों, जो जर्मनी का विभाजन हुआ था 2 देशों में, उस पर महत्वपूर्ण इसका प्रश्न था कि जर्मनी में 1969 में सत्ता परिवर्तन से तनाव में आवश्यक कमी आई। मतलब कि जर्मनी जो है उसमें 1969 में सत्ता परिवर्तन हुआ था जर्मनी में, उसकी वजह से तनाव में कमी आई थी। विली ब्रेंट है, इसमें ड जो है वो साइलेंट है, इसलिए विली ब्रेंट बोलते हैं, और ड इसमें यूज़ किया जाता है हिंदी में। उनके प्रधानमंत्री बनने पर, जो जर्मनी है उसके प्रधानमंत्री बने थे विली ब्रेंट। उनके प्रधानमंत्री बनने पर जर्मनी ने पूर्वी देशों से मित्रता का हाथ बढ़ाया था। जो पूर्वी देश है, पूर्वी देश कौन होते हैं? जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ, और उससे जो पूर्वी देश है, पूर्वी राष्ट्र है, उसे मित्रता का हाथ बढ़ाया था उन्होंने। सोवियत संघ तथा पोलैंड के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब जर्मनी ने संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे सोवियत संघ और पोलैंड के साथ। सबसे पहले पश्चिमी जर्मनी ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ संबंध सामान्य करने का कार्य आरंभ किया था। मतलब सबसे पहले जो पश्चिमी जर्मनी है उन्होंने पूर्वी यूरोप और उसके देशों के साथ संबंध इन्होंने सामान्य करने के सबसे पहले उन्होंने कार्य किया था। 1970 में सोवियत संघ तथा पश्चिमी जर्मनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करके ये घोषणा कर दी कि वह पूर्वी यूरोप की तत्कालीन सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब कि जो पश्चिमी जर्मनी है उसके साथ एक संधि करी थी इन्होंने, उस पे हस्ताक्षर करके ये अनाउंसमेंट करी थी कि जो पूर्वी यूरोप है उसमें तत्कालीन सीमाएं, जिनकी जो पूर्वी यूरोप है उनकी सीमाओं में हस्तक्षेप करने के लिए या उनमें परिवर्तन करने के लिए ये बल प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, जिससे तनाव में काफ़ी हद तक शिथिलता आई थी। तो ये पूरा क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। हैंड रिटन नोट्स है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। पहले बुकेज लैंग्वेज थी इसलिए मैंने एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।